वीडियो कैसा लगा। जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा उसके 2 से 3 घंटे के बाद ही चैप्टर 5 भी अपलोड हो जाएगा। आपको ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एग्जाम्स आपके काफ़ी करीब है, नेक्स्ट दिन ही एग्जाम है आपका। ठीक है, ऐसे हिस्ट्री के एग्जाम में आपका एक दिन हॉलीडे भी है, तो काफ़ी अच्छी बात है, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। अब जब हॉलीडे है तो उस हॉलीडे का आप काफ़ी अच्छे से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर का वन शॉट वीडियो बना रखा है हिस्ट्री पे, उसको आप जाके देख सकते हैं। आई बटन पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ये आप डायरेक्ट चैनल पे यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, माध्यमिक हिस्ट्री चैप्टर 1 मॉडर्न पढ़ाई करके, वो आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री पे सजेशंस का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो चैप्टर 4 के बाद एक वीडियो आएगा आपका चैप्टर 5 एंड देन उसके बाद एक वीडियो आपका आएगा, उससे मैं ये आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हिस्ट्री में आंसर राइटिंग करें, यानी कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हिस्ट्री में आंसर्स लिखने समय के, ताकि हमारे जो नंबर से कम कटे और हम अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो, जो घंटा है उसको मार करके फोड़ दो, घर ले जाओ, जो करना करो, लेकिन उसको दबा दो। ठीक है, तो चलिए हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है आमिर और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई में। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है हिस्ट्री का 4th चैप्टर, जो कि बेसिकली उसका नाम है कलेक्टिव एक्शंस एंड रिफॉर्म्स। जो भी है खैर, चैप्टर का नाम से हमें क्या लेना देना, हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 4 हमें लेना देना है कि उस चैप्टर के अंदर कंटेंट क्या है। और मुझे उम्मीद है कि आपका आज का ज्योग्राफी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा और जो सजेशन मैंने प्रोवाइड किए होंगे उम्मीद है कि वो भी कुछ ना कुछ तो आए होंगे। बाकी मैंने चेक नहीं किया अभी तक, चेक जरूर करूँगा कि मेरा सजेशन कहाँ तक एग्जाम में आपके लिए फ़ायदेमंद रहा है। ठीक है, तो हम लोग आप वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर 4। देखो चैप्टर 4 बेसिकली है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर, लेकिन हम लोग ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे। हम लोग बस उन पॉइंट्स को कवर करेंगे जहाँ से सवाल आपके बनते हैं और किस किस टाइप के सवाल आपके बनते हैं उसको बस बेसिकली हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको और कहीं भी भटकाने की कोशिश नहीं करूंगा। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो चैप्टर का शुरुआत है वो होता है 1857 रिवॉल्ट से। अब 1857 जो रिवॉल्ट है ये हमारे हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। यानी कि इस रिवॉल्ट के बाद ही जो हमारे इंडियंस पीपल थे, जो हमारे हिंदुस्तानी थे, उनके अंदर ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई थी कि हम अंग्रेजों से आज़ादी ले सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा एक स्टेप था। तो देखते हैं आखिर ये रिवॉल्ट बेसिकली हुआ क्या था। यहाँ से देखो सवाल जो मेनली आपके बनते हैं 1857 रिवॉल्ट से, सवाल ऐसे बनते, पहले तो एक सिंपल सवाल आपको बोलेगा कि 1857 रिवॉल्ट था क्या, उसके बारे में पूरा लिखने बोलेगा, लेकिन इससे 3-4 टर्म्स। अब ऐसा हो जाता है कि 1857 जो रिवॉल्ट है डिफरेंट रीजन्स की वजह कर हुआ था, ऐसा हिस्टोरियंस का कहना है। देखो बहुत से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जैसे ये पी रॉबर्ट्स, हरीश मुखर्जी, इनका कहना है कि ये जो 1857 का रिवॉल्ट था ये बेसिकली आपका मिलिट्री रिवॉल्ट था। ठीक है, समझते हो उन्होंने ऐसा क्यों बोला। फिर कॉल मार्क्स, लॉर्ड कैनिंग का बोलना था कि ये जो रिवॉल्ट था ये एक नेशनल रिवॉल्ट था। अब देखो 1857 रिवॉल्ट होने का जो पहला रीज़न है ये माना जाता है कि मिलिट्री जो फौज थी उस वक्त, जो अंग्रेजों के लिए काम कर रही थी, उस फौज में एक ये अफवाह फैला दी गई, ये फैल गई जो भी, कि जो कारतूस आप यूज़ कर रहे हैं, अब कारतूस बेसिकली वो आप पहले जो गोली इस्तेमाल किया जाता था तो गोली के ऊपर एक कवर होता था और उस कवर को दांत से छील करके निकालना पड़ता था। देन उसको जा करके जब बंदूक में लगाते थे तो वो गोली फायर होती थी। तो वो जो कारतूस ऊपर लगा रहता था, जो कवर है, वो ऐसा अफवाह फैला कि वो जो कारतूस आपका है वो बना हुआ है गाय और सुअर की चर्बी से। अब इससे क्या हुआ कि जो मिलिट्री फौज थे उनकी रिलीजियस फीलिंग्स हट हो गए। जो हिंदू थे उनको ये हट हुआ क्योंकि भाई गाय उनके लिए माता के रूप में आता है। आप देखो हिंदू धर्म में गाय का बहुत ऊंचा होता है, और मुसलमानों के लिए ये हार्ड फीलिंग हो गया कि भाई उसमें सुअर की चर्बी मिली हो, क्योंकि इस्लाम धर्म में मुसलमानों के लिए सुअर हराम है। तो इस तरीके से दोनों जो डिफरेंट रिलीजियस के लोग थे, हिंदू और मुस्लिम, दोनों का आपका रिलीजियस फीलिंग हट हुआ, जिसकी वजह कर ये जा करके अगेंस्ट में चले गए अंग्रेजी हुकूमत के और उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। तो इसी चीज़ को नज़र रखते हुए इनके नज़रिया में ये जो रिवॉल्ट है 1857 का, वो आपका एक मिलिट्री रिवॉल्ट यानी कि एक फौजी बगावत थी। बट यहाँ तक ये मामला रुका, जब ये रिवॉल्ट जब शुरू हुई तो बहुत सारे लोग इसमें आकर के और जुड़ गए। अब बहुत से हिस्टोरियंस का ये कहना है कि ये जो रिवॉल्ट था ये बेसिकली उस वक्त के राजाओं और नवाबों के जरिए किया गया रिवॉल्ट था, यानी कि वो लोग चाह रहे थे कि हमें इससे अपना हक वापस मिले। क्योंकि आपको ये बेहतर तरीके से मालूम होगा कि अंग्रेजों ने सारे राजा नवाबों का हक छीन लिया था, तो वो भी अपना यहाँ पर सब वापस चाह रहे थे, तो उन्होंने भी इसमें अपना हाथ डाला था। तो इसलिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये राजा और नवाबों के जरिए किया गया रिवॉल्ट था। ठीक है, तीसरा नजरिया ये आता है कि भाई ये एक नेशनल वॉर था, यानी कि नेशनल रिवॉल्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मिलिट्री फोर्स भी थी, राजा और नवाब भी थे, बहुत सारे राजाओं का इसमें नाम भी आता है हमारा। आप क्या बोले इसका ले सकते हैं नाम, वो नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, अभी कभी कभी ऐसा होता है।
बात आते हैं पेट में लेकिन मुंह पर नहीं आता है ना, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी हो रहा है। खैर, तो मैं स्क्रीन पे नाम आपको, हाँ झांसी की रानी जैसे एक नाम आया, झांसी की रानी थी उसमें, तो उन्होंने सपोर्ट इसमें किया था। इसके अलावा जो उस वक्त मजदूर थे, किसान थे, या जो औरतें थे जो बेचारा लाचार थे, उन्होंने भी इस बगावत में अपना सपोर्ट दिया था, क्योंकि उन पर भी काफ़ी ज़्यादा जुल्म हो रहे थे। तो इन सारे बातों को नज़र रखते हुए बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये एक नेशनल रिवॉल्ट भी है। जैसे इनमें नाम आता है हमारा इनका कार्ल मार्क्स, लॉर्ड कैनिंग का। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू भी है। जवाहरलाल नेहरू ने का भी ये नज़रिया था कि ये जो 1857 रिवॉल्ट हुई है, ये बेसिकली एक नेशनल रिवॉल्ट थी, यानी कि पूरे मुल्क की रिवॉल्ट थी, बगावत थी, जो ये चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों को अपने हिंदुस्तान से बाहर निकाल फेंके। ये मामला था पूरा उनका। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं कहानी। अब हम लोग बात आते, देखो जितना उससे पर्सपेक्टिव था जो हो सकता था वो मैंने बता दिया आपको। अब आप सही किसी भी तरह का सवाल आता है 1857 रिवॉल्ट से रिलेटेड, जितनी बातें मैंने बताई हैं इन सारी बातों को आप आराम से लिख देना उसमें, और फिर किसी का भी नाम लेकर बोल देना कि हाँ ये बोला गया था उनके नज़रिए के मुताबिक। बेसिकली आपसे ये पूछते हैं कि क्या 1857 रिवॉल्ट को नेशनल रिवॉल्ट कहना सही रहेगा या इसे मिलिट्री रिवॉल्ट कहना सही रहेगा। ये दो ही है जो उनका पसंदीदा क्वेश्चन है एग्जामिनर का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो पे ज़्यादा फोकस कर रखा है। और इसके अलावा आप चाहे तो ये इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना आप बोर्ड का, मैं हट जाऊँगा एंड में क्लास के, ठीक है। और या फिर इसका नोट्स आप टेलीग्राम चैनल जाकर डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए मॉडर्न पढ़ाई, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आगे आते हैं हम लोग। देन इसके बाद आते 1857 रिवॉल्ट एंड एजुकेटेड बंगाली। ये यहाँ से डायरेक्टली 4 मार्क्स का सवाल बनता है कि बताइए 1857 रिवॉल्ट में एजुकेटेड बंगालियों का क्या योगदान रहा था, यानी कि उन्होंने किस तरीके से अपना समर्पण दिया था इस रिवॉल्ट को, इस बगावत को। ठीक है, अब देखो यहाँ हुआ ये था कि 1850 जब बंगाली जो एजुकेटेड बंगाली थे, अब वो बंगाली एजुकेटेड तभी हुए थे जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे। ठीक है, और इसके अलावा एजुकेटेड जो बंगाली था उनका एक काफ़ी बड़ा तबका, यानी कि बहुत बड़ा एक हिस्सा, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन था वो ज़मींदार था, और ज़मींदारों को अंग्रेज़ों से उस वक्त इनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि अपना बोरिया बिस्तर इस रिवॉल्ट से साइड रखा, मतलब इन्होंने उसमें इंटरफेयर नहीं किया। इनका ये कहना था कि ये जो रिवॉल्ट है ये टोटली आपका जा करके मिलिट्री रिवॉल्ट है, तो इसमें हम अपना किसी भी तरह का समर्पण नहीं देंगे। तो एट द इनिशियल स्टेज 1857 रिवॉल्ट को बंगाली एजुकेटेड का किसी भी तरह का सपोर्ट हासिल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है 1905 के करीब पहुंच करके इन्हें ये सपोर्ट मिल जाता है आपको। ठीक है, क्योंकि देखो बात समझ में आती है लोगों को भी, वहाँ से एजुकेटेड लोग समझते हैं कि नहीं ये जो चीज़ है एक्चुअली में ये अंग्रेजों के खिलाफ है, तो हमें इसमें सपोर्ट मानना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल वो अंग्रेज हमें भी दबा करके निकल जाएंगे। तो लेकिन इनिशियली कोई सपोर्ट नहीं था, बाद में इनको सपोर्ट मिला था। रीजन सही था सपोर्ट का, उनको वो बेसिकली कन्फ्यूजन में थे, क्योंकि उन्हें एजुकेशन इनके थ्रू ही मिला था, और वो उनके नज़र में एक तरीके से अंग्रेज अच्छे लोग थे, तो वो कन्फ्यूजन में थे हम क्या करें। इसलिए उन्होंने एक न्यूट्रल रास्ता इख्तियार किया, और उन्होंने सिंपल बोला कि भाई हम इसमें नहीं शामिल होंगे, क्योंकि ये हमारे अकॉर्डिंग एक मिलिट्री रिवॉल्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता बंगा भाषा प्रकाशिका सभा। अब इस पर जाने से पहले यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखना मिस कर दिया, वो है क्वींस प्रोक्लेमेशन। आप लोग भी शायद सोच रहे होंगे मैंने ये मिस कैसे कर दिया, ठीक है उसको भी कवर कर लेते हैं। तो 1857 रिवॉल्ट इसके बाद फाइनली एंड होती है, लेकिन एंड होते होते ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसकी पूरी तरीके से कमर टूट चुकी होती है इंडिया में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब दोबारा से इंडिया में रूल नहीं कर पाएगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कहती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे तरीके से खत्म कर देती है 1857 के दौरान। लेकिन रूल तो उन्हें करना है, क्योंकि उनका रूल खत्म हुआ नहीं है, तो वो रूल करने का अपना एक नया अंदाज यहाँ पर ढूंढते हैं बेसिकली। और आप ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्टली कि एक नया छलावा हिंदुस्तानियों के लिए था, और वो जो नया छलावा था वो सिंपली था आपका क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से, जहाँ पर विक्टोरिया क्वीन ने कुछ वादे किए थे, जो हिस्ट्री में जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जैसा ना तक मुझे पता चला है कि उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली बोलता हूँ कि एक छलावा था। अब 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से खत्म हो गई, तो ब्रिटिश इंडिया ने क्या किया, एक नया अपना यहाँ से रूल लागू किया, जो कि हमारा आगे चल करके क्राउन रूल कहलाता है। 1857 से ही क्राउन रूल आया है हमारा, जिसमें हमारे पहले चांसलर आपको लॉर्ड कैनिंग देखने को मिले होंगे 1857 के बाद। तो क्वींस प्रोक्लेमेशन बेसिकली यही था। अब इसमें जो पॉइंट्स थे वो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा देता हूँ ईजिली, और हम बोल भी देते। सबसे पहले उन्होंने ये वादा किया था, इसमें 7-8 वादे थे जो कि झूठे वादे थे। तो सबसे पहले उन्होंने ये वादा किया था कि अब जो हम लोग यहाँ पर जैसे कि जो मिनिस्टर्स यानी कि जो राजा नवाब जो बन रहे थे, अब उनका इख्तियार, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, हाँ ये बात है, उन्होंने ऐसा बोला था। सबसे पहले ये बोला था कि जो हिंदुस्तानी अंग्रेजों के कत्ल में शामिल नहीं थे उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, यानी कि इसका मतलब इनडायरेक्टली ये भी निकलता है कि जिन हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों को कत्ल किया था उन्हें सज़ा कहीं ना कहीं मिलेगी। दूसरा इन्होंने ये किया था
कि ऑफिसों और दफ्तरों में जो अफसर को हम लोग हायर करेंगे वो हम लोग डायरेक्टली नहीं हायर करेंगे, मतलब सिर्फ अपने पसंद से, बल्कि उसके लिए हम लोग एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे, तब जा करके हम उसको हायर करेंगे। ये इनका एक दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट का हम इसमें बात कर लेते हैं। तो इन्होंने एक बात ये मेंशन किया था, राजा नवाबों से ये बात मेनली उन्होंने की थी कि आपसे हम जो वादा कर रहे हैं उनको हम लोग प्रॉपर वे में निभाएंगे, यानी कि आपको इख्तियार हम वापस कर रहे हैं, जो आपका इख्तियार था, और अब हम इसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन बाद में इंटरफेयर होता है। तो ये कुछ चंद बातें थी जो आप याद रखेंगे, बाकी जो एग्जैक्ट पॉइंट्स है वो मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन पर, याद रखेंगे। अब क्वींस प्रोक्लेमेशन खत्म होता है, लेकिन खत्म होने के बाद जो इंडियन सोसाइटी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझ गए थे कि हमें अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने समाज को एजुकेशन प्रोवाइड करना है। अब इसी की रेस में हमारे हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े लीडर्स थे, जो पढ़े लिखे, तो वो इसके पीछे लग गए। उसमें सबसे पहला शुरुआत होता है बंग भाषा प्रकाशिका सभा का। बंग भाषा प्रकाशिका सभा का मेन मोटिव ये था कि हम लोग अपनी सोसाइटी को एजुकेट करेंगे और उन्हें बताएंगे कि अंग्रेज किस तरीके से छलावा कर रही है हमारे इंडियंस के खिलाफ। देन हम लोग एक इसका मेन मोटिव ये भी था कि ये चाह रहे थे कि बांग्ला लैंग्वेज को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के सामने जाकर खड़ा करें, क्योंकि उस दौर में क्या हो रहा था कि जो अंग्रेजी जबान थी वो बहुत ज़्यादा ही ऊपर चली गई थी, लोग उसके तरफ ही मुतासिर हो रहे थे, उसके तरफ जा रहे थे। तो इनका ये रुझान था कि हम लोग इसको ले जाए, बंगाली लैंग्वेज को वहाँ पे लेके खड़ा करें। और गांधी जी भी इसके सपोर्ट में थे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि कोई बाहर का लैंग्वेज यहाँ इंडियंस पे हावी हो, तो कहीं ना कहीं वो भी इसके सपोर्ट में थे। हालांकि उनका मेन मोटिव हिंदी लैंग्वेज के रिलेटेड था कि वो चाहते थे कि हिंदी लैंग्वेज पूरा हिंदुस्तान का आपका एकमात्र लैंग्वेज बने। लेकिन बंगाल में ये बंगा भाषा प्रकाशिका का टारगेट था कि बंगाल में हम लोग बंगाली लैंग्वेज को बना करके रखें। तो ये एक इनका मेन मोटिव था। अगर इससे रिलेटेड आंसर लिखने आता है तो ये पॉइंट तो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड किया मैंने कि इसको इस्टेब्लिश किया गया 1836 में बाय गौरी शंकर बख्शी ने इस्टेब्लिश किया था इसको, ठीक है। देन आते हैं हम लोग जमींदार सभा। अब जमींदार सभा क्या है? तो बंग भाषा प्रकाशिका जो सभा है, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर का भी काफ़ी सपोर्ट रहा था। अब रविंद्रनाथ टैगोर से ही इन्फ्लुएंस लेकर के, उससे मोटिवेट होकर के हमारे जो द्वारका नाथ टैगोर हैं, उन्होंने एक सभा बनाया था जिसका नाम था जमींदार सभा, और ये हमारा आया था वजूद में 1833 में, यानी कि उनका फाउंडेशन हुआ था 1830 में। अब 1830 में इनका फाउंडेशन हुआ। तो इसका फाउंडेशन का सबसे पहला जो टारगेट था, जो मेन मोटिव हम बोल सकते हैं, जैसे नाम में है जमींदार सभा, तो सारे जमींदारों की जो मुसीबत और परेशानी है उन सभी को इकट्ठा करके हमें गवर्नमेंट तक लेके जाना, उनको दिखाना है कि भाई देखो इतने सारी परेशानियां जमींदारों को झेलनी पड़ रही है, आप और इसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन ले और कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए। हत्ता कि ये ऐसा भी करते थे कि अपना ओपिनियन भी गवर्नमेंट को भेजते थे कि ये मतलब ऐसा भेजते थे कि आप इस तरीके से रूल बनाते हैं तो यहाँ पर जमींदारों को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा आगे जैसे जैसे कहानी बढ़ती है जमींदार सभा की, तो इसमें किसान जो थे यानी कि फार्मर, उनका भी रोल इसमें हमारा आ जाता है। यानी कि शुरू में जमींदार के सपोर्ट में थे, बाद में ये किसान का भी सपोर्ट करने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बात हमारा, ये छोटे छोटे कुछ आपके काम है। जमींदार सभा द्वारका नाथ टैगोर के बाद ये बेअमल हो गए थे, यानी कि द्वारका नाथ टैगोर के गुजरने के बाद जमींदार सभा के कोई काम नहीं रह गया था आपका। लेकिन जमींदार सभा के बाद भी जो ये मेन मोटिव था ये जारी रहता है, और जारी रहता है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के द्वारा। जैसा नाम में है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो ये जो सोसाइटी है ये लंदन में कायम की जाएंगी। लंदन में थी, उस वक्त लंदन में बनाई गई थी। बनाने वाले थे विलियम आर्म, बना था 1839 में जमींदार सभा के बाद। यानी कि ये जो आदमी था, इन्होंने जमींदार सभा को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था लंदन से ही, और ये इंडिया आए थे। इंडिया आके बेसिकली इनका इंडिया आने का टारगेट ये था कि यहाँ पर आकर के वो ज़मीनी सतह पर ये पूरा सर्वे करना चाहते थे कि किस तरीके से यहाँ के ज़मींदार, किसान, जो मजदूर हैं, उनकी क्या स्थिति है और क्या गवर्नमेंट कर रही है इनकी खुशहाली के लिए। ये इनका मेन टारगेट था। तो ये इन्होंने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था जमींदार सभा को। देन आगे एक और आता है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से ही मुतासिर होकर के, उससे इन्फ्लुएंस होकर के बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का काम अमल में आता है, आपको उसको फाउंड किया जाता है, ठीक है। और ये जो तीन है लाइन से, सभी का टारगेट सेम था। टारगेट सबका वही था जो मैंने अभी तक आपको बताया है। बस यहाँ याद रखिएगा एक पॉइंट कि ये आपका 1843 में इस्टेब्लिश हुआ था। देन हम लोग आगे आते हैं आपका भारत सभा के तरफ। भारत सभा सत्येंद्र नाथ बैनर्जी ने आपका ये किया था। अब सत्येंद्र नाथ बैनर्जी जो थे, ये काफ़ी जो सीधे इंसान थे उस वक्त के दौर में। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर जाकर घूम करके ये किए थे आपके, क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, एडवर्टीजमेंट किया। जैसे कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो जो नेताओं लोग हमारे मोहल्ले में आ करके जो एडवर्टीजमेंट करते जिस तरीके से, उसी तरीके से इन्होंने उस वक्त में किया था। और इनका मेन मोटिव था ये
कि नौजवानों को, खास तौर से यंगस्टर्स को हम लोग मोटिवेट कर सके कि वो आए सामने उभर करके और अंग्रेजों के खिलाफ हमें इस जंग में जीतने में सपोर्ट करें। और इसका भारत सभा का इनका सरेंद्र नाथ बनर्जी का एक खास मकसद ये भी था, उस वक्त जो सिविल सर्विस के इम्तहानात हो रहे थे उनमें बैठने वाले की उम्र आपका 21 साल हो, मतलब मिनिमम एज चाहिए था 21 एज, एक क्राइटेरिया था। इनका ये अपील था कि इस 21 एज को घटा करके आप 19 ईयर्स कर दें। और इनका इतना ज़्यादा मोटिवेशन, ये खुद में एक जोशील इंसान है, इतना ज़्यादा इन्होंने काम किया कि अंग्रेजी हुकूमत भी इनके इस काम को देख करके डर गई बेसिकली, या डर गई या मुतासिर हो, जो भी आप बोलो उसको। लेकिन इनका टारगेट कंप्लीट हुआ कहीं ना कहीं जा करके, और इनका टारगेट कंप्लीट तब होता है जब ये यहाँ पर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाते हैं। अब इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ये बनाते हैं ये हमारे 1833 में बनता है, ठीक है। 1833 में इंडियन नेशनल, अच्छा इसका कहानी थोड़ा सा अलग ही है, लेकिन 18 आपके बुक में अगर आप देखोगे तो 1833 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पर भी इस बात को पॉइंट आउट किया गया है कि सरेंद्र नाथ बनर्जी ने सिविल सर्विस में इम्तिहान में बैठने वाले 21 साल की उम्र को घटाकर 19 साल करने में कामयाब हो गए थे। वो वहाँ पर भी मेंशन है। ये जो बेसिकली उन्होंने कॉन्फ्रेंस बनाया था, ये उन्होंने एल्बर्ट बिल को सपोर्ट करने के लिए बनाया था। अब एल्बर्ट बिल क्या है उस पर डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें सवाल आता भी नहीं डिटेल में। अब बस इतना समझो कि एल्बर्ट बिल उस वक्त एक खास किस्म का बिल था जिसके अगेंस्ट में गए थे अंग्रेज। अब अंग्रेज गए थे उसके अगेंस्ट में, तो उसको सपोर्ट करने के लिए सरेंद्र नाथ बनर्जी ने ये कॉन्फ्रेंस अपना बनाया था। और वो अपने काम में मेन सक्सेस भी रहे थे कि सिविल सर्विस इम्तिहानात की उम्र को 21 साल से घटा करके 19 साल कर दी जाए। तो यहाँ तक तो इनका कहानी होता है ख़त्म। अब इसके आगे अगर हम जाते हैं इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे, तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हिंदू सभा मिलेगी आपको मुस्लिम वगैरह बहुत सा है करके नाम वगैरह, तो वो आप पढ़ लेना किताब सब। अब हिंदू सभा है नाम में, हिंदू मेला है सर, हिंदू सभा नहीं सॉरी हिंदू मेला है। तो वहाँ पे एक मेला है जो कि चित माह के महीने में लगाया जाता था। उसका टारगेट ये था कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को एकजुट किया जाए और एक बेसिकली ऐसा मुल्क क्रिएट किया जाए जहाँ पर जो हिंदू है उनका एक अपना मेजोरिटी पॉपुलेशन गवर्नमेंट में हो। ये उनका मेन टारगेट था, ये दो मेन मोटिव थे जिनसे रिलेटेड उन्होंने अपना लाया था वजूद में। आगे बढ़ते हैं कहानी हम लोग। अब हम लोग कहानी का आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट हमारा जो है वो पूरा का पूरा एजुकेशन से रिलेटेड है। इतना तो हमारा काम था जो ग्राउंड सरफेस पर किया गया था, ठीक है। अब आगे जो बात ये है आनंद मठ, वर्तमान भारत और आपका ये आ जाता है गोरा, रविंद्रनाथ टैगोर का। देन एक लास्ट हम लोग भारत माता की पेंटिंग की बात भी करेंगे जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ड्रॉ की थी, ठीक है। अब देखो ये सारे एजुकेशन से रिलेटेड है, मतलब ये सारे वो हथियार हैं जो एजुकेशन के जरिए चलाए गए थे अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें सबसे पहला नाम आता है आनंद मठ का। आनंद मठ किताब लिखने वाले जो थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। अब देखो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं फिर बात करेंगे। इसे सबसे पहले पब्लिश किया गया था 1881 और 1882 में बंगा दर्शन में। सबसे पहले बंगा दर्शन जो अखबार था उसमें ये आपका शाये हुआ, उसमें प्रिंट हुआ करता था स्टार्टिंग में, ठीक है। देन आगे हम लोग बढ़े, बुक का शक्ल इन्होंने लिया था 1882 में। 1882 में इसमें फाइनली एज अ बुक ये पब्लिश हुआ था। और ये बुक आपका बंगाली लैंग्वेज में था क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी बेसिकली उनका मदर टंग बंगाली था। तो इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले जो आदमी थे वो थे जूलियस जे लिपनर, ठीक है। जूलियस जे लिपनर ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और जो ट्रांसलेट किया था उसका नाम था दी एबेबिलिस। तो ये याद रखोगे, यहाँ से सवाल आपका बनता है। आगे आते हैं, इस बुक के दो खास कैरेक्टर थे, कल्याणी और महेंद्रा। कल्याणी महेंद्रा हस्बैंड वाइफ थे। जो कल्याणी और महेंद्रा, इनका एक बेटा भी था। ये लोग जा रहे होते हैं, ये उन्होंने उस वक्त की हालत दिखाई है जब अंग्रेज बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम करते हैं हिंदुस्तान में। तो ये लोग जब जा रहे होते हैं तो ये रास्ते में बिछड़ जाते हैं। तो कल्याणी और जो उसके बेटा था वो कहीं और चले जाते हैं और महेंद्र कहीं और चला जाता है, किसी वजह कर वो बिछड़ जाते हैं। तो कल्याणी और महेंद्र जब बिछड़ जाते हैं तो वो कल्याणी और उसके जो बेटे हैं वो चले जाते हैं, जाकर किसी सन्यासी से उनकी मुलाकात हो जाती है आपके जंगल में। और महेंद्र भी किसी सन्यासी के एक अलग ग्रुप से जाकर मिल जाता है। तो ये पूरी कहानी होता है, बीच में उनका पूरा स्ट्रगल दिखाया गया कि किस तरीके से, बेसिकली इसमें हाईलाइटेड पॉइंट ये था कि किस तरीके से अंग्रेज सन्यासियों पर जुल्म कर रहे हैं, वो इसमें हाईलाइटेड पॉइंट था आपका, ठीक है। और किस तरीके से फिर ये आपस में जाकर एट द एंड मिल जाते हैं। कहानी का एंडिंग में ये पूरा जो फैमिली बिछड़ता है स्टार्टिंग वो मिल जाता है। तो ये ओवरऑल कहानी था। अब ये इसमें इतना ज़्यादा पावरफुल था ना कि उस वक्त जब यंगस्टर इस किताब को पढ़ रहे थे तो उनके अंदर एक अलग तरह का जोश पैदा हो जा रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। और वो इस बात को समझ जा रहे थे कि नहीं, अंग्रेज हमारे दुश्मन है एक्चुअली में और हमें उसे हिंदुस्तान से भगाना है। इस किताब को सबसे पहला पॉलिटिकल बुक होने का भी हैसियत हासिल है, यानी कि ये सबसे पहला पॉलिटिकल बुक इसको करार दिया गया है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे अपने नोट्स में, ठीक है। तो आगे बढ़ते, इतना कहानी था इसमें।
बहुत है, बहुत पावरफुल बुक था। दिन आ गए थे वर्तमान भारत। जिस तरीके से इन्होंने आनंद मठ लिखा उस तरीके से स्वामी विवेकानंद वर्तमान भारत लिखा था। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या बताया, वो भी अलग ही किसी में इंसान था। उनका मोहब्बत देश के प्रति बहुत ज़्यादा था स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड। उनका सिस्टर का अगर आप ये लाइन पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। उनके सिस्टर ने कहा था कि मतलब रविंद्र जो स्वामी विवेकानंद है उनके खून में ही हिंदुस्तान बसता है और वो हर लम्हा हर पल बस ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान में जो बेबस लोग हैं उनकी हालत और उनकी बेबसी को किस तरीके से दूर किया जाए। और उसी चीज़ को उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लिटरेचर के जरिया अपने बुक में वर्तमान भारत में दिखाने की कोशिश की है। ये जो बुक है ये सबसे पहले 1899 में रामकिशन मिशन, ये भी एक प्रेस है आपका, रामकिशन मेरे मिशन प्रेस में एज अ अखबार है, मतलब प्रिंट हुआ करता था स्टार्टिंग में। एज अ बुक ये आपका 1905 में पब्लिश्ड हुआ था आपका, ठीक है, ये बात थी। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोरा, तो गोरा बुक का ही नाम है, बेसिकली गोरा बुक का नाम है। और जो बुक है उसके अंदर एक जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम भी आपका गोरा है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अब गोरा जो कैरेक्टर है इनके बुक का, वो बेसिकली ऐसा कैरेक्टर है जो इंडिया को इस तरीके से देखता है, हिंदुस्तान को, भारत माता को इस शक्ल में देखता है कि एक ऐसा कंट्री जहां पर कोई भी किसी के ऊपर जुल्म ना करे, हाँ, सब इंसान को एक आज़ादी हो अपने ख्यालात को रखने का और जैसा वो चाहे उस तरीके की ज़िंदगी गुजार सके। हालांकि ऐसा था नहीं अंग्रेज़ों के दौर में, लेकिन ये जो गोरा का जो कैरेक्टर था उसके जरिए रविंद्रनाथ टैगोर ये बता रहे थे कि वो किस तरीके का हिंदुस्तान चाहते हैं एक्चुअली में। ये चीज़ लिटरेचर के थ्रू हमें किसी इंसान का माइंडसेट पता चलता है। तो इन्होंने भी अपने नज़रियात को पेश किया था और जब लोगों ने इसको पढ़ा तो उनको भी पता चला कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, तो हमें भी इनको सपोर्ट में आना चाहिए। तो ये जो लिटरेचर के द्वारा जो जंग लड़ी गई थी ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई थी, ठीक है। भैया पढ़ाई लिखाई से सब होता है, एजुकेशन अगर आपके हाथ में है तो आप कुछ भी कर सकते हो, इसीलिए अच्छे से पढ़ो, ठीक है, फाकी मत मारो। लास्ट आता है अविंद्रनाथ टैगोर। अब इन्होंने पेंटिंग के द्वारा काम किया था। पेंटिंग भी बहुत बड़ा मतलब मुतासिर करने वाला चीज़ है, बहुत जल्दी लोगों का अट्रैक्शन खींचता है अपनी तरफ। तो भारत माता की पेंटिंग आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसको जरा गौर से देखिए। ये पेंटिंग इन्होंने बनाई थी और इसको बना करके मतलब इन्होंने भारत माता को, यानी कि जो हिंदुस्तान है हमारा, उसको एज अ देवी के रूप में पेश किया था। और वो भी एक हिंदू देवी जिसको बेसिकली आपकी किताब में दुर्गा नाम दे रखा है, ठीक है, मतलब एक हिंदू देवी जो कि दुर्गा उनका नाम है, एज उनको उनके रूप में ही पूरा हिंदुस्तान को यानी कि पेश किया था। उसके बाद ही हिंदुस्तान का नाम बेसिकली भारत माता पड़ा था। तो ये कहानी है पूरा आपका खत्म होता है चैप्टर 4 से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि जितना ही मैंने बात आपको बताया सब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है इस पूरे चैप्टर की सारी बात आपको समझ में आ गई है, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट इस तरीके का लाता रहूँगा। और अगर आप न्यू व्यूअर्स है यानी कि न्यू बैच 10 के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर जरूर कर दे और एक प्यारा सा कमेंट नीचे डाल देना कि ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा उसके 2 से 3 घंटे के बाद ही चैप्टर 5 भी अपलोड हो जाएगा। आपको ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एग्जाम्स आपके काफ़ी करीब है, नेक्स्ट दिन ही एग्जाम है आपका, ठीक है। ऐसे हिस्ट्री के एग्जाम में आपका एक दिन हॉलीडे भी है, तो काफ़ी अच्छी बात है, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। अब जब हॉलीडे है तो उस हॉलीडे का आप काफ़ी अच्छे से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर का 1 शॉट वीडियो बना रखा है हिस्ट्री पे, उसको आप जाके देख सकते हैं। आई बटन पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये आप डायरेक्ट चैनल पे यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, माध्यमिक हिस्ट्री चैप्टर 1 मॉडर्न पढ़ाई करके, वो आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री पे सजेशंस का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो चैप्टर 4 के बाद एक वीडियो आएगा आपका चैप्टर 5 एंड देन उसके बाद एक वीडियो आपका आएगा, उसमें मैं ये आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हिस्ट्री में आंसर राइटिंग करें, यानी कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हिस्ट्री में आंसर्स लिखने समय के, ताकि हमारे जो नंबर से कम कटे और हम अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो, जो घंटा है उसको मार करके फोड़ दो, घर ले जाओ, जो करना है करो, लेकिन उसको दबा दो, ठीक है। तो चलिए इतना बात आज की वीडियो में काफ़ी है। नहीं समझ में आए एक बार वीडियो दोबारा देख लेना और फिर हम लोग मिलते हैं अपने, बहुत जल्दी मिलेंगे हम, 2 से 3 घंटे के बाद ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जो कि होगा चैप्टर 5 पे, ठीक है।